चाचा चौधरी साबू और नारियल। एक दिन चाचा चौधरी के घर पर। चाचा जी, बैठे बैठे हड्डियां कड़क गई हैं। साबू, जरा शहर के 2-3 चक्कर लगाओ, जिस्म खुल जाएगा। ये सुनकर साबू खड़ा हो जाता है। ये बात ठीक है, 50-60 किलोमीटर की दौड़ से सारी सुस्ती भाग जाएगी। और साबू दौड़ लगा देता है। लेकिन इधर रसोई में भगवान की मुसीबत आ गई। जब साबू लंबी दौड़ लगाकर आएगा तो दुगना खाएगा। वहां से थोड़ी दूरी पर अप्पू और गप्पू। गप्पू, हथौड़ी जोर से मार, नारियल टूटेगा तो दोनों खाएंगे। गप्पू का एक जोरदार वार। मेरे हाथ पर हथौड़ी लगी। गप्पू, तुम्हें नारियल तोड़ना नहीं आता। तुम नारियल को पकड़ो, मैं हथौड़ी मारता हूँ। देखना, एक ही झटके में नारियल के 2 टुकड़े होते हैं या नहीं। गप्पू नारियल पकड़ लेता है और अप्पू हथौड़ी का वार करने के लिए तैयार हो जाता है। अप्पू, लो नारियल पकड़ लिया, अब ऐसा भरपूर हाथ मारो कि नारियल के टुकड़े हो जाएं। अप्पू एक जोरदार वार करता है। अप्पू, तुमने मेरे दोनों हाथ तोड़ दिए हैं। तभी उन दोनों की नजर दूर से आते साबू पर पड़ती है। गप्पू, नारियल तोड़ने का एक और भी तरीका है। साबू, सड़क पर मैं मोबिल ऑयल फैला देता हूँ। साबू फिसलेगा और नारियल पर गिरेगा। नारियल अपने आप टूट जाएगा। ऐसा कहकर अप्पू सड़क पर मोबिल ऑयल फैला देता है और गप्पू नारियल सड़क पर रखकर एक तरफ खड़ा हो जाता है। साबू वहां से गुजरता है और फिसल जाता है। ओह! और फिर बचाओ! आई। चाचा चौधरी और साबू की चाय। एक दिन चाचा चौधरी एक बड़ा सा कप प्लेट हाथों में उठाए घर आए। साबू, लो, मैं तुम्हारे लिए ये कप प्लेट फैक्ट्री से स्पेशल बनवा कर लाया हूँ। चाचा जी, अब गर्मा गर्म चाय भी मिल जाए तो मजा आ जाए। भाग्यवान, साबू के लिए चाय बना देना। उसके लिए मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत पड़ेगी। और फिर चाची साबू के लिए चाय चढ़ाती हैं। हाँ, पानी से भरा ये पतीला अंगीठी पर रख दो। पानी उबलने लग गया है, चाय डाल दूं? अब दूध मिला देना चाहिए। लो, चाय तैयार है। कप में भर दो भाग्यवान, मैं चीनी मिला दूंगा। थोड़ी दूर पर शब्बू और झब्बू 2 उचक्के बातें कर रहे हैं। शब्बू, अगर तुम चाचा चौधरी के परिवार को घर से बाहर निकाल दो तो पीछे से मैं चोरी कर सकता हूँ। ये कौन सी बड़ी बात है। शब्बू दौड़ा दौड़ा चाचा चौधरी के पास पहुंचा। चाचा जी, गजब हो गया, टिंगू मास्टर कार के नीचे आकर जख्मी हो गया है। ये सुनकर चाचा चौधरी साबू और चाची दौड़ पड़े। चलो देखें। हाय, मेरे टिंगू को क्या हो गया? थोड़ी दूर जाने पर, अरे टिंगू मास्टर, तू ठीक ठाक तो है? क्यों, मुझे क्या हुआ है? मैं दारा सिंह की तरह रुष्ट पुष्ट हूँ। लगता है उस आदमी ने हमसे झूठ बोला। हाय, मैं तो सारा घर खुला छोड़ आई हूँ। उधर घर में, आहा, अब मैं इत्मीनान से घर की सारी चीजें बांध के ले जाऊंगा। तभी झब्बू के कानों में शोर पड़ता है। वह बदमाश था, घर चलो। जल्दी से घर चलो चाची। अभी चलकर पकड़ लेते हैं उसे। ओह, लगता है घर वाले जल्दी ही लौट आए हैं। अब मैं कहाँ छुपूं? झब्बू घबरा कर वहीं रखे साबू के चाय के कप में घुस जाता है। इसके अंदर छुप जाता हूँ और गरम चाय में झब्बू डूब जाता है। ओह, मेरा सारा जिस्म झुलस गया।
चाचा चौधरी और साबू के कुंडल। एक दिन एक जगह पर। उस्ताद, मुझे क्यों बुलवाया? रोशा, मुझे साबू के कानों के कुंडल चाहिए। वो ऐसे सोने के बने हैं जो पृथ्वी पर नहीं मिलता। वह जुपिटर की शुद्ध धातु है। अगर तुम उन्हें ले आओगे तो 1000 रुपया नकद मिलेगा। बस 1000? उस्ताद, तुम्हें पता नहीं कि साबू से कुंडल छीन कर लाना आग में हाथ देने के बराबर है। ठीक है, 2000 मिल जाएंगे। उस्ताद, काम हो गया समझो। रोशा ने बड़ों बड़ों के दिमाग ठिकाने लगा दिए हैं। रोशा वहां से चल देता है। तुम नोट गिनो, मैं कुंडल लेकर आया। चाचा चौधरी और साबू। चाचा जी, रॉकेट भौंक रहा है। साबू, भागते भागते उसे भूख लगाई होगी। घर पहुंचते ही पहले इसे रोटी और दूध देंगे, फिर हम कुछ खाएंगे। तभी रोशा उन्हें घेर लेता है। साबू, तुमने कानों में कुंडल बहुत पहन लिए, अब उन्हें मेरे हवाले कर दो। साबू को गुस्सा आ जाता है। चूहे, तेरी ये हिम्मत! लंबो, मुझे चूहा मत समझना। इस थैले में बम है। अगर मैंने इसे दे मारा तो तेरी धज्जियां उड़ जाएंगी, समझा? तुम बम नहीं फेंक सकते। देखो, मुझे गुस्सा मत दिलाओ, दोनों मारे जाओगे। तभी रॉकेट रोशा के थैले पर छलांग लगा देता है। ओह! और उसके हाथ से थैला झपट लेता है। मेरा थैला! साबू, चूहे, अब बोल। नहीं! रोशा वहां से उल्टे पांव वापस भाग लेता है। अगर उसके पास बम होता तो वो उसे थैले में छुपा कर न रखता। थैले के अंदर से निकला केक जो रॉकेट की भूख मिटा रहा है। चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है। चाचा चौधरी और छुट्टी का दिन। एक दिन चाचा चौधरी और साबू। चाचा जी, सब लोग हफ्ते में एक दिन छुट्टी रखते हैं, हम क्यों नहीं? साबू, हमें भी आराम की जरूरत है। आज से हम भी हफ्ते में एक दिन काम नहीं किया करेंगे। ये नियम कब से लागू होगा चाचा जी? आज से। आज हम यहाँ बैठकर सिर्फ आराम करेंगे, बस आराम ही आराम। और फिर साबू और चाचा चौधरी सुस्ताने लगते हैं। तभी उनके कानों से एक कर्णभेदी आवाज टकराती है। साबू चौंक जाता है। ये शोर कैसा चाचा जी? साबू, ये शोर नहीं, तुम्हारी चाची संगीत का रियाज कर रही है। अभी वह हमें अपने सामने बिठाकर ठुमरी और दादरा भी सुनाएगी। साबू तुरंत वहां से दुड़की हो लेता है। इससे पहले कि चाची हमें ये सजा दे, हमें 9 to 11 हो जाना चाहिए चाचा जी। चलो कहीं और चले। दोनों भागते भागते एक खंडहर के पास पहुंचते हैं। वहाँ सामने खंडहर में बैठकर दिन बिताया जाए। यहाँ परेशान करने कोई नहीं आएगा। खंडहर के अंदर। वाह, अंदर कितनी शांति है। यहाँ चाची भी नहीं आ पाएगी चाचा जी। तुम ठीक कहते हो साबू। इधर खंडहर के अंदर बिल्लू और गब्दू। बिल्लू, खंडहर में मुझे किसी के पदचापों की आवाज सुनाई दी है। कोई अंदर आया है। गब्दू, कोई संगीत प्रेमी ही होगा जो हमारे सुपर बैंड को सुनने हमारे पीछे पीछे चला आया। कई संगीत के सच्चे कदरदान भी होते हैं गब्दू। और दोनों ऑल सेट हो जाते हैं। रॉक एंड रोल, 1 2 3। और उन दोनों का संगीत चाचा चौधरी और साबू के कानों से टकराता है। हैं? साबू अंदर झांकता है। चाचा जी, हम बड़ी मुसीबत में आ फंसे। अरे बंद करो ये शोर। ये सब क्या है?
बिल्लू का सुपर बैंड। तो ये सुपर बैंड तुम अपने घर जाकर बजाओ ना। वहाँ से मोहल्ले वालों ने हमें मार कर निकाला है। हमने सोचा इस पुराने खंडहर में बिना रोक टोक के बैंड बजाएंगे। हाँ तो गब्दू, फिर से शुरू हो जाओ। और दोनों अपना संगीत दोबारा शुरू कर देते हैं, चाचा चौधरी और साबू। अरे बाप रे, भागो साबू। थोड़ी दूरी पर जाकर साबू, आखिर हमें एक सुरक्षित जगह मिल गई जहां हम अपनी छुट्टी शांति से बिता सकते हैं। चाचा चौधरी उस मकान पर लगे बोर्ड की तरफ इशारा करते हैं। संगीतकारों का अंदर आना मना है। ये देखो, यही है हमारी मंजिल। चाचा चौधरी वहीं दीवार से टेक लगाकर बैठ जाते हैं। छुट्टी बिताने के लिए ये स्वर्ग है। यहाँ हमें कोई भी परेशान नहीं करेगा। तभी मकान की खिड़की में से पिंकी झांकती है। नमस्ते, मेरा नाम पिंकी है। आप अंदर आ जाइए। चाचा जी, कहीं हमें फिर से फंसाने का ये षड्यंत्र तो नहीं? पिंकी, मैं चाचा चौधरी हूँ और मेरे साथ है साबू। तुम्हें कोई गाना वगैरह गाने का शौक तो नहीं? बिल्कुल नहीं। तो फिर आओ साबू, अंदर चले आओ, कोई खतरा नहीं है। चाचा चौधरी और साबू घर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। दोनों जाकर कमरे में आराम से सुस्ताने लगते हैं। मैं एयर कंडीशनर चला देती हूँ, आपको ठंडी हवा मिलेगी। वाह पिंकी, तुमने हमारा कितना ख्याल किया, धन्यवाद। धन्यवाद किस बात का? ऐसे श्रोता रोज रोज थोड़े ही मिलते हैं। श्रोता? हाँ, तुम्हें सिर्फ मेरी ये 500 नई कविताएं सुननी है। मर गए। कहाँ फंसे चाचा जी? दोनों वहाँ से एक बार फिर दौड़ लगा देते हैं। भागो, ये 500 कविताएं खत्म होने से पहले ही मेरा दम निकल जाएगा चाचा जी। थोड़ी दूरी पर जाकर चाचा चौधरी और साबू। चाचा जी, पूरी दुनिया में ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ हम चैन से अपनी छुट्टी मना सकें। बेहतर होगा कि हम घर ही लौट चलें और चाची का दादरा ठुमरी ही सुन ले, वो कम कष्टदायी है। साबू, ठीक है। दोनों घर पहुँचते हैं। आ गए, यहाँ बैठो और मेरा गाना सुनो। तभी पिंकी भी वहाँ आ जाती है। यदि आप मेरी इन 500 कविताओं को गाकर सुनाएंगी तो और भी लुत्फ आएगा। अच्छा सुझाव है। और बिल्लू भी अपने सुपर बैंड के साथ वहाँ आ धमका। और अगर आप सुपर बैंड के साथ गाएंगी तो वो समा बंधेगा कि ये वर्ष की सबसे महान घटना होगी। चाचा चौधरी और साबू। साबू, यहाँ आकर हमने आत्महत्या की है। हम अकेले सिर फिरे से ही परेशान थे। अब सब इकट्ठे मिलकर हंगामा करेंगे तो जिंदा बचना नामुमकिन है। दोस्तों, वर्ष का सबसे सुपरहिट शो शुरू होने जा रहा है। 1, 2, 3। और वो सब शुरू हो जाते हैं। थोड़ी देर में अरे, चाचा जान और साबू कहाँ गए? लगता है फिर भाग गए। वे यहाँ हैं। अरे, इस बार आप लोग भागे क्यों नहीं? हमने कानों में रुई ठोस ली थी। हैं? चाचा चौधरी और बिजली का करंट। डाकू झज्जर सिंह ने एक योजना बनाई। सरदार, ये क्या है? चाचा चौधरी ने मेरे भाई गब्बर सिंह को जेल भिजवाया था, इसलिए साबू को मारकर उसका बदला लेना है। ये लोहे का पुतला पीछे से एक बिजली के तार से कनेक्ट है। डाकू झज्जर सिंह घर के अंदर चल देता है। अब अंदर आओ मेरे साथ। वह तार अंदर से बिजली के फ्यूज और मीटर से कनेक्ट है, यानी उस लोहे के पुतले में बिजली का करंट है। साबू उसे हाथ लगाते ही
मर जाएगा। थोड़ी दूरी पर। चाचा जी, आप सारा दिन अखबार चाटते रहते हैं, इसका क्या फायदा? साबू, इसके बहुत से फायदे हैं। अखबार से ही हमें पता चलता है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर ने रूसी नेता ब्रेजनेव को क्या धमकी दी, या गावस्कर ने कितने रन बनाए, या नगर का मौसम कैसा रहेगा। डाकू झज्जर सिंह, अरे साबू इधर आना। क्या बात है झज्जर सिंह? ये लोहे का पुतला बहुत भारी है, जरा उठाकर नीचे रख देना। अभी लो। साबू उस लोहे के पुतले की तरफ बढ़ जाता है। साबू ठहरो। चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है। एक कहावत। अरे भाई, वो पुतला भारी है, पहले साबू को कुछ खिलाओ पिलाओ, उसमें कुछ दम आएगा, फिर वह उसे उठाएगा, समझे? समझ गया। डाकू झज्जर सिंह तुरंत खाने पीने का सामान ले आया। लो भाई साबू, तोंदू हलवाई से ये लड्डू लाया हूँ। साबू सारे लड्डू चट कर जाता है। वाह, खालिस घी के लगते हैं। अब उसे थोड़ा पानी पिलाओ। साबू पानी पीने लगता है। पानी पीने के बाद, साबू अब उस पुतले को उठाकर नीचे रख दो। सबकी निगाहें उत्सुकता से साबू की ओर लग गई। साबू ने एक झटके से उस पुतले को उठा लिया। अरे साबू मरा नहीं, उस पुतले में बिजली का करंट था, क्योंकि इस सारे मोहल्ले की बिजली चली गई है। कौन से मोहल्ले में कब बिजली जाएगी, ये भी अखबार में लिखा रहता है। हाय मेरे लड्डू। चाचा चौधरी और होपुड़ के लड्डू। एक दिन, रोकड़, तुमने मुझे बुलाया था? हाँ होपुड़। क्यों? इसलिए। रोकड़ पानी की तेज बौछार से होपुड़ को भिगा देता है। होपुड़ की टोपी उछल कर दूर जा गिरती है। मेरी इच्छा है कि इसी तरह मैं चाचा चौधरी की पगड़ी उछालूं। ये लो लड्डू, उसे खिलाओ और यहाँ लाओ। होपुड़ वहाँ से चल देता है। ठीक है रोकड़, चाचा चौधरी अपने आप को बड़ा तीस मार खा समझता है। चाचा चौधरी का घर। अरे होपुड़, कैसे आना हुआ? चाचा जी, मैं आपके लिए लड्डू लाया हूँ। चाचा चौधरी लड्डू को खाते हैं। वाह, लड्डू तो बड़ा स्वादिष्ट है। अगर आपको और चाहिए तो मेरे साथ चलिए, रोकड़ के पास बहुत लड्डू हैं। अच्छा, चाचा चौधरी होपुड़ के साथ चल देते हैं। चलो। रोकड़ के पास पहुंचकर, चाचा जी ये लड्डू मैंने आपके लिए स्पेशल बनवाए हैं। रोकड़ लड्डुओं से भरी प्लेट चाचा चौधरी को थमा देता है और घर के अंदर दौड़ लगाता है। यही मौका है। चाचा चौधरी मजे में लड्डू खा रहे होते हैं। रोकड़ घर से पानी का पाइप निकाल के लाता है, लेकिन हैं? रोकड़, क्यों परेशान हो? पाइप में पानी नहीं आ रहा। नल चले गए हैं। होपुड़ को गीला देखकर मैं घर से ऐसे समय चला था जब नलों में पानी नहीं होता। हैं? मेरे लड्डू। चाचा चौधरी और सोने की गिन्नियां। शहर में एक घर। अजी सुनते हो, अपना बेटा रघुनंदन बोर्ड के इम्तिहान में पूरे जिले में फर्स्ट आया है। आगे डॉक्टर बनने को कह रहा है। वह क्लर्क का बेटा है, क्लर्क ही बनेगा भगवान। उसका नाम मेडिकल कॉलेज की एंट्रेंस परीक्षा की लिस्ट में भी प्रथम आया है। उससे क्या होता है, मेडिकल की पढ़ाई के लिए पैसा चाहिए, वो हमारे पास है नहीं। सुनहरे सपने देखना छोड़ दो। रघुनंदन दफ्तर में क्लर्क लगेगा तो घर के खर्चे में भी हाथ बटाएगा।
अगर मेरे बेटे के भविष्य बनाने में पैसा आड़े आ रहा है तो 1 मिनट ठहरो। इतना कहकर रघुनंदन की माँ अंदर जाती है और हाथ में एक डिब्बा लेकर बाहर आती है। मेरी शादी पर मेरी नानी ने मुझे ये उपहार दिया था। इसे बेचकर तुम मेडिकल कॉलेज के दाखिले की फीस जमा करा सकते हो। वो आदमी डिब्बे को खोलता है तो चौंक जाता है। गिन्नियां, सोने के सिक्के। वो आदमी गिन्नियों से भरा बॉक्स लेकर घर से बाहर चल देता है। अच्छा, मैं जाता हूँ और पैसों का इंतजाम करता हूँ। रास्ते में, भाई गोपाल दास कहाँ चल दिए? पैसे की जरूरत पड़ गई है। कुछ गिन्नियां पड़ी थी, इन्हें साहूकार दाएं बाएं के पास बेचने जा रहा हूँ। साहूकार दाएं बाएं। सेठ दाएं बाएं जी, कुछ सोने की गिन्नियां बेचने के लिए लाया हूँ। नकद पैसे मिलेंगे? गिन्नियों से भरे डिब्बे को देखकर सेठ दाएं बाएं की आंखें चमक उठती है। हाँ, इनके 500 रुपए दे सकता हूँ। सेठ जी, ये सोने की 10 गिन्नियां हैं। 20,000 रुपए से कम की ना होंगी। इससे ज्यादा हम नहीं दे सकते। लो, संभालो अपना माल। मैं इन्हें कहीं और बेचूंगा। इतना कहकर वो आदमी वहां से चल देता है। कोई दूसरा इतने भी नहीं देगा। दूसरी जगह पर, सेठ जी, मैं सोने की 10 गिन्नियां बेचना चाहता हूँ, लाओ देखें। सेठ गिन्नियों को देखता है। क्यों भाई, मजाक हमसे ही करना था? क्या बात है, ये सब पीतल के ठीकरे हैं। वो आदमी रोता हुआ वापस घर की ओर चल देता है। ओह, मैं लुट गया। रास्ते में चाचा चौधरी और साबू। अरे भाई, क्यों रो रहे हो? चाचा चौधरी, साहूकार दाएं बाएं ने मेरी सोने की 10 गिन्नियां पीतल के ठीकरों में बदल दी। मैं अपने बेटे की पढ़ाई के लिए गिन्नियों को बेचने गया था। गिन्नियां कितने की थी? 20,000 रुपए की। चाचा चौधरी उस आदमी को पैसे देते हैं। लो, 20,000। ये पीतल के ठीकरे हमें दो। मगर तुम क्यों नुकसान उठाते हो? असली गिन्नियां हम वसूल कर लेंगे। और चाचा चौधरी गिन्नियों का बक्सा लेकर साबू के साथ साहूकार दाएं बाएं के यहाँ चल देते हैं। आओ साबू, हमें सेठ दाएं बाएं के पास जाना है। रास्ते में लाजवाब खुजली पाउडर। खुजली का पाउडर 2 रुपये। एक शीशी देना भाई। चाचा जी, आपने ये खुजली का पाउडर किस लिए खरीदा है? इन पीतल के सिक्कों पर छिड़कने के लिए साबू। थोड़ी देर में चाचा चौधरी और साबू सेठ दाएं बाएं के यहाँ पहुँचते हैं। सेठ दाएं बाएं, कुछ गिन्नियां बेचने के लिए लाया हूँ। नकद पैसे ले जाओ। सेठ दाएं बाएं डिब्बे का ढक्कन खोलता है। इन पीतल के ठीकरों को गिन्नियां कहते हो? जरा धूल जम गई है, फूंक मार कर देखो, खालिस सोने की है। साहूकार दाएं बाएं फूंक मारता है। ओह, इतनी धूल सारी मुझ पर आ पड़ी। धूल हटने से पीतल के सिक्के और साफ दिखाई दे रहे हैं। ओह, चेहरे पर खुजली। अचानक सेठ को खुजली होने लगती है और वो अपने सारे बदन में खुजली करने लगता है। ओह, खुजली। कपड़े उतार दो। आनन फानन में ही साहूकार दाएं बाएं अपने कपड़े उतार कर फेंक देता है। खुजली, खुजली, हाय मर गया, खुजली। चाचा चौधरी उसके चोगे को उठा लेता है। हमें यही चाहिए था साबू। चाचा चौधरी चोगे को झिड़कता है। सेठ के कोट की बाई आस्तीन के अंदर गुप्त जेब थी, जिसमें वो लोगों की सोने की गिन्नियां छुपा लेता था। देखो, वे गिरी। एक एक करके गिन्नियां जमीन पर गिरने लगती हैं। कोट के दाएं आस्तीन के अंदर पीतल के सिक्कों की जेब थी। सेठ सोने की गिन्नियों के बदले में ये ठीकरे निकालकर लोगों को थमा देता था। उसने अपने बैठने की जगह ऊंची बनाई।
ताकि ये अदला बदली करते हुए कोई उसे देख न सके। चूहे, मैं तुझे यहाँ से बाहर नहीं जाने दूंगा। हाय खुजली! सेंटर, इन दोनों का गला घोट दो ताकि हमारा रहस्य बाहर न जा पाए। खुजली! सेंटर चाचा चौधरी की ओर बढ़ता है। तुमने अपनी मौत खुद बुलाई है। पर साबू बीच में आ जाता है। सभ्य लोगों के साथ किस तरह पेश आना चाहिए, ये सबक तुम्हें सिखाना पड़ेगा। साबू सेंटर को उठा लेता है। अर्र, मुझे नीचे उतारो! पर साबू उसको हवा में उछाल देता है और सेंटर खिड़की का कांच तोड़ते हुए सीधा घर से बाहर जा गिरता है। हाय! इधर से दाएं बाएं। ये खुजली कैसे मिटेगी? हाय हाय खुजली! पहली बारिश के पानी में नहाओ। तब तक नाचते रहो। चाचा चौधरी और साबू की किताब। एक दिन बाजार में। कहो किताबू राम, कैसे हो? ठीक हूँ चाचा जी, जरा आप हमारे दफ्तर आइए। डीसी पब्लिशर्स। साबू, मैं अभी आया। हमने साबू के लिए ये स्पेशल किताब छापी है। इसमें बीमारियों के इलाज के आसान तरीके लिखे हैं। ये साबू के लिए उपयोगी सिद्ध होगी। यह बहुत भारी है, इसे साबू ही उठाएगा। मैं साबू को बताता हूँ। चाचा चौधरी बाहर की ओर चल देते हैं। साबू, प्रकाशक किताबू राम ने तुम्हारे लिए एक किताब छापी है, उसे ले लो। कोई अच्छी किताब लगती है चाचा जी? साबू किताब को उठा लेता है। वाह, इसमें तो जुकाम से लेकर हड्डी टूटने तक को ठीक करने के तरीके लिखे हैं। लपट और झपट दो बदमाश। लपट, क्यों ना उस लंबू से किताब छीन ले। झपट, अपने किस काम की? अपन तो अनपढ़ हैं। बेवकूफ, इतनी मोटी किताब रद्दी में ही 30-40 रुपए की बिक जाएगी। आओ। और वो दोनों चल देते हैं। साबू के पास पहुंचकर, लंबू, किताब इधर दो, नहीं तो। लेकिन ये मुझे प्रकाशक ने भेंट की है। मैं चू चपड़ सुनने का आदी नहीं हूँ। साबू किताब को उन दोनों के ऊपर उछाल देता है। नहीं मानते तो लो। ओह! बचाओ! साबू किताब को उठा लेता है। हाय, मेरी गर्दन में मोच, मेरी कमर टूट गई। गर्दन की मोच और कमर के दर्द के लिए लिखा है, चूना लगाओ और गरम तेल की मालिश करो। चाचा चौधरी और चिंग फू। डाकू गोबर सिंह का जापानी दोस्त चिंग फू। गोबर सिंह, तुम परेशान दिखता। चाचा चौधरी और साबू ने नाक में दम कर रखा है। तुम उनको पकड़कर इधर क्यों नहीं लाता? अरे चिंगफू, उनको पकड़कर लाने की सारी कोशिशें नाकाम रही। तुम्हारा तरीका गलत। अगर तुम चाची को पकड़ कर लाता तो चाचा चौधरी और साबू अपने आप इधर आता। अरे वाह चिंगफू, तुम जापानियों का दिमाग सचमुच बड़ा तेज होता है। गोबर सिंह, तुम यहीं ठहरता, हम उन दोनों को लाकर तुम्हारे कदमों में डालता। इतना कहकर चिंगफू वहां से चल देता है। कुछ दूरी पर चाची। अच्छा बहन, अब मैं घर चलती हूँ। तुम्हारे चाचा और साबू घर आते होंगे, उनके लिए खाना पकाना है। इतना कहकर चाची अपने घर की तरफ चल देती है। यकायक चिंगफू उनको घेर लेता है। ठहरो, तुम हमारा कैदी। एक भी कदम आगे बढ़ा तो हम शूट कर देता। इधर चाचा चौधरी और साबू। साबू, क्या देख रहे हो? दूर कोई आदमी एक महिला पर बंदूक ताने खड़ा है, हमें उसकी मदद करनी चाहिए चाचा जी।
वो दौड़कर घटना स्थल की तरफ आते हैं। अरे ये तो चाची है। आओ साबू, तुमको और चाचा चौधरी को गोबर सिंह के पास अभी चलने को मांगता, नहीं तो। साबू को गुस्सा आ जाता है। छछुंदर, मैं तुझे कुचल दूंगा। साबू, उधर तुमने गड़बड़ किया, इधर हमने चाची का खोपड़ा उड़ाया। तभी रॉकेट एक उछाल भरता है और चिंगफू की कलाई अपने मुंह में दबा लेता है। ओह! साबू चिंगफू को उठा लेता है अब बोलो चिंगफू। और उसे आसमान में जोर से उछाल देता है। डाकू गोबर सिंह, चिंगफू, तू तो खुद ही बैरंग लिफाफे की तरह वापस चला आया। चाचा चौधरी और बिन बादल बरसात। जादूगर पाशा, लो भाई संभालो अपनी जादू की छड़ी, इसने तो बड़ा गजब ढा दिया था। क्यों, क्या हुआ? साबू को बौना बनने का शौक चढ़ रहा और टिंगू मास्टर को लंबा बनने का। बना तो दिया, पर पूछो मत क्या मुसीबत आई। शुक्र मनाओ उन्होंने कीड़े मकोड़े बनने की इच्छा नहीं की, नहीं तो बिल्कुल सत्यानाश हो जाता। मैं इसे ले जाता हूँ। कुछ दूरी पर दो ठग। अरे ढक्कन, वो सेठ आ रहा है, मैं उसे फांसता हूँ। जैसा कहा है वैसा ही तू करना, समझे? अरे अपने घर लौट जाओ सेठ, बड़े जोर की आंधी आने वाली है। आसमान तो साफ है, आंधी के तो कोई आसार नहीं। शर्त लगाते हो? अगर आंधी 1 मिनट में ना आई तो मैं तुम्हें 2000 दूंगा, नहीं तो तुम मुझे सिर्फ 1000 दे देना। मंजूर है। सेठ ने शर्त लगा ली, लेकिन तभी वहां जोर की आंधी चलने लगी। ओह, आंधी! बचाओ, मैं उड़ जाऊंगा। जमीन पर लेट जाओ। आंधी रुकने पर, अरे भाई उड़ जाओ, आंधी खत्म हो गई है। अफसोस कि तुम्हारी टोपी उड़ गई। लाओ 1000 रुपया और अपने घर का रास्ता नापो। सेठ हारने पर 1000 रुपए उस ठग को दे देता है। टीले के पीछे, वाह, तुम्हारी आंधी ने तो कमाल कर दिया। इन हाई पावर पंखों का कनेक्शन मैंने पोल से कर दिया था। हाँ? उधर सेठ चाचा चौधरी के पास पहुंचा। आसमान बिल्कुल साफ था, आंधी के कोई आसार नहीं थे। जरूर उन ठगों की ये कोई चाल थी चाचा जी। तुम अब जाओ, जैसा कहा है वैसा ही करो। वह सेठ लौटकर उसी जगह आ जाता है। अरे अभी तक यहीं खड़े हो? बारिश आने वाली है, जल्दी से घर भाग जाओ। बेवकूफ बनाते हो, बादलों का तो कहीं नामो निशान नहीं। लग गई शर्त, बारिश आ गई तो तुम 1000 देना, ना आई तो मैं 2000 दूंगा। मंजूर। उसी समय अचानक बारिश हो जाती है। ओह, ये क्या? मैं प्लास्टिक का थैला साथ लाया हूँ, जल्दी से 1000 रुपए डाल दो। बारिश रुकने पर, बिना बादलों के बरसात कभी देखी ना सुनी, ये आखिर आई कैसे? मेरे तो 1000 रुपए आ गए। बारिश का राज चाचा चौधरी से सुनो। हैरान होने की जरूरत नहीं, जैसे तुम्हारी आंधी नकली थी वैसे हमारी बारिश। तभी साबू हाथ में बड़ा सा कैन लिए पहाड़ी के पीछे से बाहर निकलता है।